नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बाइली क्लासेज में स्वागत है। आज अपना एपिसोड रहने वाला है आधुनिक भारत से, ठीक है ना। आधुनिक भारत का पोर्शन है आपका सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। हम लोग जितना भी सवाल पूछा गया उसको पढ़ेंगे। उसके बाद INA इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड जितना सवाल है उसको भी पढ़ेंगे, है ना। भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और ये अपना बुक है सामान्य अध्ययन। BPSC द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। BPSC TRE 1.0, 2.0, 3.0 या फिर BPSC द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया आज तक अलग अलग एग्जाम में सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सुभाष चंद्र बोस एवं INA इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज या फिर बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को पूरा डील करेंगे व्याख्या के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फरवरी 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बम्बई से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बम्बई से प्रारंभ हुआ था। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी भारतीय सेना का विद्रोह प्रारंभ हुआ। यह विद्रोह केवल 5 दिनों में समाप्त हो गया, जिससे ब्रिटिश राज्य की संपूर्ण संरचना को एक घातक झटका दिया था। अगला देखते हैं। 18 फरवरी 1946 को बम्बई बंदरगाह में तलवर के समर्थकों ने खराब भोजन और नस्लीय अहंकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मोहन सिंह थे। इसके संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह थे। TRE 2.0 में पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? कहाँ गठन किया था इन्होंने? सिंगापुर में गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं से दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? यह सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? आपका इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है, INA से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया था। क्या नाम दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? इन्होंने स्वराज द्वीप दिया था। क्या नाम रखा था इन्होंने? स्वराज द्वीप नाम रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। इनका मानना था कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान के रॉस, नील तथा हैवलॉक द्वीप का नाम क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप किया गया। कब? 2018 में किया गया। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा स्थापित किया गया था। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने चित्तरंजन दास को
चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु माना। 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु कांग्रेस के सदस्यों के असहयोग के कारण इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे, कौन थे? आपका भूलाभाई देसाई थे। भूलाभाई देसाई थे। वर्ष 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश होने वाले वकील भूलाभाई देसाई थे। इस प्रकरण में INA के अधिकारी कर्नल प्रेम सहगल, उसके बाद कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर जनरल शहबाज खान को कोर्ट मार्शल के लिए लाल किला लाया गया था, जो सिंगापुर में युद्ध के कैदी थे। सिंगापुर में क्या थे? युद्ध के कैदी थे ये लोग। उसके बाद बचाव पक्ष की पैरवी के लिए भारत के प्रसिद्ध वकील जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा आसफ अली ने वर्षों बाद पुनः वकालत की। अगला क्वेश्चन पर चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी जुलाई 1943 ईस्वी में पनडुब्बी जहाज द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की। अगला क्वेश्चन पर चलिए, INA की स्थापना बोले तो फॉर्म हुई, कब हुई थी? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? INA की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना आपका सिंगापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? ये आपका जोड़ा गया था जर्मनी में जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था? जर्मनी में जोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में उन्हें नेताजी की उपाधि से संबोधित किया गया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के पश्चात 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज़ादी के लिए संघर्ष में उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये शीलभद्र याजी जुड़े थे। शीलभद्र याजी जी जुड़े थे। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी जी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हेतु सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में रहे थे और बाद में INA के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? किसने सहायता की थी? तो जनरल मोहन सिंह ने क्या की थी? सुभाष चंद्र बोस जी को सहायता किए थे। अगला बढ़ते हैं इसके विश्लेषण पर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह जी के दिमाग में आया और मलाया में 1941 ईस्वी में इसका गठन किया। आगे 1943 ईस्वी में मोहन सिंह जी की मदद से सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व मिला। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी और INA से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा खत्म हुआ। ठीक है ना। अगला चैप्टर पर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है BPSC TRE में। चलिए, BPSC हेडमास्टर में ये क्वेश्चन पूछा, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। बंगाल में भूमि राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया। अब अस्थायी मालिक कौन होगा?
जमींदार होगा। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग 10/11 भाग कंपनी को देता था एवं 1/11 भाग वे स्वयं रखता था। यानी 11 भाग में से वो 10 भाग कंपनी को दे देता था और 1 भाग वो खुद रखता था। कौन? जमींदार रखता था जो वसूलता था कर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में स्थापित किए गए। लॉर्ड कैनिंग के काल में स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन, इसके विश्लेषण देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1857 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। जहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? किसने कहा? यहाँ भारत में, बोले तो भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? ये लॉर्ड बेवेल ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड बेवेल ने। बीपीएससी हेड मास्टर में क्वेश्चन पूछा है। भारत, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन लॉर्ड बेवेल का है। बेवेल के कार्यकाल में ही बंबई में 9 सैनिकों का विद्रोह हुआ एवं आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर नवंबर 1945 में लाल किले का मुकदमा चला था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। किसने लिखा था कि पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा? यह बात किसने कहा था? मार्ले ने कहा था। किसने कहा था? मार्ले ने कहा था। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत पृथक निर्वाचन मंडल के विषय में भारत सचिव मार्ले ने यह टिप्पणी की कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा, बहुत खराब होगा। बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चन पूछा है। इनमें से किसने कहा था कि अंग्रेज का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में लड़ते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये बात किसने कहा था? कर्जन ने कहा था, है कि नहीं? तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 ईस्वी तक उसका कर्जन का कार्यकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 620, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया था। तो इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या चल जाएगा आपका? ई। चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है ना भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा, बोले तो अभी जो म्यांमार वाला एरिया है, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? तो 1 नवंबर 1858 को घोषणा जारी हुई थी। ये टीआरई 2.0 में पूछा है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई।
8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त की गई थी। ठीक है ना, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा क्या की गई थी, नियुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने सहयोग किया था। सती प्रथा को 1829 के नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया। इसमें बेंटिंक का सहयोग राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी विलियम बेंटिंक ने घोषित किया था। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? कौन हो जाएगा आपका, ये में कौन हो जाएगा? इसमें विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था तो सती प्रथा का उन्मूलन, ये सही बात है। उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन, ये बात गलत है। ये आपका धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये बात सही है। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये भी क्या था, सही था। तो आपका 1, 3, 4 ये तीनों कथन क्या आपका सही है, 1, 3 और 4। 2 नंबर क्या आपका गलत है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधार निम्न। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सामाजिक सुधार जो कि निम्नलिखित है, कौन कौन है देख लेते हैं। सन 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल सिलीमैन के सहयोग से ठगों के गिरोहों का दमन किया। उसी समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था। उस समय जो ठगों का देशव्यापी क्या था, एक संगठन बना हुआ था, है कि नहीं। अगला देखते हैं, सन 1832 ईस्वी में धर्म परिवर्तन से होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया था, जबकि दास प्रथा उन्मूलन बेंटिंक ने नहीं किया था। दास प्रथा उन्मूलन बेंटिंक ने नहीं किया था, लॉर्ड एलनबरो ने किया था। जो दास प्रथा को खत्म किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने 1848 ईस्वी के एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। 625 नंबर क्वेश्चन, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? किसने अधिकरण किया था? तो नेपियर ने अधिकरण किया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? नेपियर ने अधिकरण किया था। सिंध में उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने इसका विरोध किया तो उसके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। पूरे सिंध में थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया। पूरे सिंध ने ही थोड़े समय में ही क्या कर दिया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अमीरों को बंदी बनाकर सिंध से निर्वासित कर दिया गया। सन 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल एलनबरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर का इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। चार्ल्स नेपियर को प्रथम गवर्नर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लीटन था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन 1876 से 1880, ठीक है ना। लॉर्ड लीटन जो वायसराय था भारत में, उसका कार्यकाल कब से कब था? 1876 से 1880 तक था। इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया और केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला देखते हैं, दूसरा दिल्ली दरबार आपका 1903 में आयोजित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कर्जन था और कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। तीसरा दिल्ली दरबार आपका 1911 में होता है। 1911 में आयोजित किया गया और भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय, इसका कार्यकाल था 1910 से 1916। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत की घाट उतार दिया गया था? किस वायसराय को?
तो लॉर्ड मेयो को, किसको? लॉर्ड मेयो को, है कि नहीं? लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 को अंडमान द्वीप समूह पर शेर अली अफरीदी नामक व्यक्ति ने छुरा मारकर हत्या कर दिया था। सर जॉन लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय बनकर भारत आए थे। मेयो द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य क्या है? 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। 1872 में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1875 में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई। अगला है, बम्बई व मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी। मेयो ने बजट घाटे को कम कर दिया तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों की सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने परिभाषित किया था। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? लॉर्ड कर्जन ने परिभाषित किया था। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से लॉर्ड कर्जन ने परिभाषित किया। लॉर्ड कर्जन के काल का प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। लॉर्ड कर्जन का भारत में वायसराय के रूप में 1899 से 1905 तक कार्यकाल रहा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक था। अगला देखते हैं, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में आया। सरकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 में आया। रेलवे आयोग की नियुक्ति 1901 रॉबर्टसन की अध्यक्षता में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये आपका 1904 में आया था। स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया था और पुरातत्व विभाग की स्थापना भी 1904 में हुई थी। और बंगाल विभाजन कब हुई थी? आपका 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुई थी? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 629, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? आपको मिलाना है। तो पहला है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल किसने लाया था? इल्बर्ट बिल आपका लाया था लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। द्वितीय अफगान युद्ध आपका लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में लाई गई थी। और प्राचीन स्मारक नियम लॉर्ड कर्जन के समय में लाई गई थी। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। उसके बाद द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ये कब लाया गया था? धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया था। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 630, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना था। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्वीप शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में की थी। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, है ना, भारतीयों के माध्यम से होती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता के केवल छाया मात्र है। क्लाइव ने प्रवर समिति को लिखा था कि यह छाया आवश्यक है तथा उसे इसको स्वीकार करना चाहिए। द्वैध शासन के जनक लियो कार्टिस थे। द्वैध शासक के जनक कौन थे? लियो कार्टिस थे। क्वेश्चन नंबर 632, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। ठग क्या हो गया? अब खत्म हो गया। ठग को खत्म करने का काम
किसको दिया गया था? कर्नल सलीमैन को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीमैन को बोला कि ठगों को जितना भी है ना उसको ख़त्म करो। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल सलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। अस्थायी रियासतों को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। कर्नल सलीमैन ने लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया तथा अनेक ठगों को फांसी तथा आजीवन कारावास दिया गया, जिसके चलते 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठगों का अंत कब हुआ आपका? 1837 के पश्चात क्या हो गया? अंत हो गया। 633 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने अपनाई थी। 1862 से 1872 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया। लॉर्ड लीटन के आते ही अग्रगामी नीति अपनाई गई तथा अमीर शेर अली को शर्तें मानने के लिए राजी कर लिया गया, परंतु परिस्थितियां बदलने पर लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ब्रिटिश भारत में 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा मुसलमानों को प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के भावी सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया। वायसराय मिंटो ने लिखा था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी क्या होगी? कड़वी होगी। अगला देखते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? तो 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी। किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई थी? 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी। 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के द्वारा भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 व ज़्यादा से ज़्यादा 12 कर दी गई। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला देखते हैं, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 637, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखते हैं इसका विश्लेषण। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये बंगाल का था। राजस्व बोर्ड का गठन, बनारस की संधि, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आदि इसके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं। तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? आपका राजस्व बोर्ड की गठन हुई थी, बनारस की संधि हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये सब हुई थी आदि इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। हेस्टिंग भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। बर्क ने क्या किया था? महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है ना। और इसका कार्यकाल आपका कब से कब था? 1828 से 1835 तक रहा इसका कार्यकाल, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1828 से 1835। क्वेश्चन नंबर 638, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड
कर्जन ने की। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की थी। देसी नरेशों के राजकुमारों के सैनिकों के लिए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। किचनर से विवाद के कारण ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कर्जन ने 1903 ईस्वी में कहा कि वायसराय पद से निर्वित होने पर वह कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपका 1900 में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में कर्जन के द्वारा लाया गया था। कर्जन ने भारत में आने से पूर्व यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कर्जन जब आया था भारत में, उससे पूर्व क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, जिससे यहाँ की जनता त्रस्त थी। उसने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया। उसने यह अधिनियम पारित कराकर किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया। किसानों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा देने के लिए कृषि बैंक और सरकारी समितियों की स्थापना की और सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासक का जनक आपका सर लियोनील कार्टिस को माना जाता है। सर लियोनील कार्टिस को माना जाता है। दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय गवर्नर पास रखे। इसके पास किसके पास रहता था? गवर्नर अपने पास रखता था। तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए जाते थे। इस व्यवस्था से अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया। इसी को द्वैत शासन कहते हैं। द्वैत शासन का जनक सर लियोनील कार्टिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज था। कौन था? लॉयड जॉर्ज था। देखते हैं 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1916 से लेकर 1922 तक था इसका कार्यकाल। अगला क्वेश्चन पर चलिए। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ये लॉर्ड लीटन के काल में चालू हुआ था। वायसराय लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 644। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने, है ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय क्षेत्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित करना था। इससे प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी द्वारा और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा निर्वाचित मंत्रियों द्वारा किया जाता था। अध्यादेश और वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास ही रहा। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है तो कौन होंगे? श्री राजगोपालाचारी जी थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी।
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय तो कौन थे? पहले भारतीय। अगर पूछेगा तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो कौन होगा आपका? माउंटबेटन होगा। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे, है ना। इतना बात याद रखिएगा। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, या आप बोल सकते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ बोल सकते हैं या फिर घेरे की नीति बोल सकते हैं। 1765 से 1813 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रही। इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग और वेलेस्ली संबंधित है। इस नीति के तहत कंपनी ने अपनी राज्य के चारों ओर मध्य कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीति शक्ति की ओर सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर 647 सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। ये लॉर्ड लिनलिथगो के समय, किसके समय? लॉर्ड लिनलिथगो के समय। अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ था। अंतिम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1932 में हुआ। एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। इसके सुझावों के आधार पर 1935 ईस्वी का अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम में संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसी अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया। प्रांतों को प्रशासन के लिए स्वायत्तशासी इकाई माना गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में घोषणा की कि भारत के संवैधानिक समाधान के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत का दौरा करेंगे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को घोषित किया जो दलितों से संबंधित था। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की प्रार्थना की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला तथा केंद्रीय, प्रांतीय व अस्थायी निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की। मुसलमानों को 1909 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन व्यवस्था में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 1853 में स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। 1853 में स्वीकार किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर सरकारी नागरिक सेवाओं में भर्ती को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। ध्यातव्य है कि इसकी देखरेख के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने की अधिकार मिला था? तो आपका 1786 का एक्ट। कौन था? 1786 का एक्ट था। देखते हैं इसका विश्लेषण। 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्तियां भी कॉर्नवालिस को दे दी गई।
ब्रिटिश सरकार ने सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की। इसने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक, नौसेना तथा धार्मिक मामलों में अधिकारिता प्राप्त थी। सन 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यापार करने की अवधि को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीनी पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दी गई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 से समाप्त की गई। क्या समाप्त की गई? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 से समाप्त की गई। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना तथा भारतीय संघ की संरचना का भी प्रावधान था। अगला क्वेश्चन पर चलिए। भारत विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के कार्यों की चरम सीमा बंगाल का 2 भागों में विभाजन था। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित था। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन को प्रभावी कर दिया। कर्जन ने इस विभाजन को केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्व्यवस्थापन ही बताया, परंतु इस विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को समाप्त करना था। बंग भंग के विरोध में कांग्रेस ने 1905 में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया था, है ना। तो बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस ने क्या किया था? 1905 में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन पर चलिए। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के साथ सहायक संधि किया। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805। 1798 से 1805 ईस्वी तक था। इसने सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुत से देशी रियासतों को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। इसका विश्लेषण देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया, जिसे 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन पर चलिए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? 1774 ईस्वी में स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापार ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पास किया गया।
तथा 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पास किया गया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 ईस्वी में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? किसने रद्द किया बताइए? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया था। तो पारित किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने पारित किया था 1878 ईस्वी में, और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इसके खत्म कर दिया था। ये आया था कब? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में आया था। 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था। उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया था। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जुलाई 1946 में। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया? किसके समय उलट दिया गया आपका? किसके समय उलट दिया गया बताइए? लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया। ठीक है, देखते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? आपका 1784 ईस्वी में पारित हुआ। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसमें कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 662। द्वैत शासन किसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ? प्रतिफलता किसका था बताइए? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू, उस समय भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू, और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहला क्या विशेषता था? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत, पहली बात। दूसरी बात क्या थी? प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। क में क्या बोला गया? आरक्षित विषय। क में क्या बोला गया? आरक्षित विषय। और ख में बोला गया इसका हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन सम्मिलित था। जबकि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि सम्मिलित था। तीसरा बात क्या बोली गई थी? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित की गई थी? 1904 में पारित की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, जिसकी सिफारिश पर 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया।
अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? 1877 में नियुक्त किया गया, 1877 में नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी वर्ष 1877 ईस्वी में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लीटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि व भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर समस्त कार्यभार ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? वाइसराय, जिनका अर्थ सम्राट का प्रतिनिधि। वाइसराय क्या मतलब होता है? सम्राट का प्रतिनिधि। जो भी कार्य होगी वो सम्राट को क्या करेगा? ये रिपोर्ट करेगा। सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़ा गया था। चलिए, रियासतों के एकीकरण आज हम लोग पूरा खत्म कर देंगे इसको। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आज खत्म हो जाएगा। 665 नंबर क्वेश्चन। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में की गई थी। देश की स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियासतों के भारत में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। सरदार पटेल ने छोटी बड़ी लगभग 562 रियासतों का विलय भारत में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1927 में सरकार ने भारतीय रियासतों की समिति अथवा बटलर समिति की नियुक्ति की। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार व देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार लाना था। अगला देखते हैं। निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपनी क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किसको नहीं मिलाया था? ग्वालियर को नहीं मिलाया था। अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर रियासत का विलय नहीं किया गया, जबकि सिंध, अवध, सतारा का विलय अलग अलग काल में अलग अलग गवर्नर जनरल द्वारा किया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में किया गया, जबकि सतारा का विलय 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकगत सिद्धांत के तहत किया गया। व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार विलय प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य सतारा था। प्रथम राज्य कौन था आपका? सतारा था। ठीक है ना, सतारा था। इस सिद्धांत के तहत विलय होने वाले अन्य राज्य जैतपुर, संबलपुर 1849 ईस्वी में इसको अपने अंदर कर लिया, ब्रिटिश अपने अधिकार में ले लिया। बाघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, करौली को 1855 ईस्वी में, अवध का विलय 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किया गया था। चलिए, इस प्रकार से क्या हो गया आपका ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है ना, और इसके बाद जो भी आएगा विविध वाला जो भी सवाल है वो आएगा। ठीक है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो गया। आपका प्लेलिस्ट बन चुका है, उस पर जाके आप पूरा रिवीजन कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी द्वारा जितना क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन आपको कराया गया है। और आपका जीएस वाला जो पोर्शन आता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, उसमें आईएनएम का आता है, इससे बाहर सवाल आपको नहीं रहेगा। ठीक है ना, अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना, 600 क्वेश्चन हो गया ना पूरा, आपका 667 क्वेश्चन हो गया, इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 8 सवाल में से कम 6 से 7 सवाल एकदम 100% बनेगा आपको। ठीक है ना, हो सकता है बाई चांस एक आध सवाल आपको छूट जाए, लेकिन पूरा सवाल 100 में 100% आपको सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिए, बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है ना, और इसी को पढ़ते रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसी को रिवीजन करते रहना। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये आपका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो आज का एपिसोड आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कीजिए। ठीक है,
तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है।